गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे श्रेया यादव, तान्या सोनी, नेविन डाल्विन, तीन स्टूडेंट्स यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे, उनके दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में डेथ हो जाती है और सभी यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सिस्टम के शिकार हो गए। तो हमें आखिर देखना होगा, इस घटनाओं को हम एक सिस्टम को आरोपी बना करके टाल नहीं सकते। आखिर देखना होगा कि यह सिस्टम किससे बनता है और किन किन लोगों को यहाँ पर शामिल करना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो सही लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी बातें कमेंट पर जरूर बताइएगा। बनने आए थे और सिस्टम ने हत्या कर दी। जी हां, बात दिल्ली से आई इस दर्दनाक खबर की करेंगे और आपको दिखा रहे हैं लगातार अपडेट और बताएंगे कि आखिरकार कैसे सोते सिस्टम और लापरवाह सरकारी तंत्र का नतीजा क्या होता है, कैसे जो इसका खामियाजा है मासूमों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। Tragedy continues all day. 3 students died after they were trapped for over 4 hours when water gushed into the basement of a popular coaching center in Delhi on Saturday. इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक खबर है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में पानी भरने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। यह हादसा राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ है। यहाँ पे पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसकी वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर। हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा है बहुत तेज। ध्यान दिया उन लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, या फिर पानी का फ्लो इतनी तेज सर हो गया था कि हम लोग नहीं सोच पाए उस टाइम पे, जो वहाँ पर बैक कॉर्नर में बैठे हुए थे। ओनली 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। वाटर की जो विजिबिलिटी थी आप नहीं देख सकते, गंदा पानी था। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं वीडियो में देख लिया होगा कि 27 जुलाई को शाम को दिल्ली में भारी बारिश होती है और इस बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव होने लगता है, जो कि दिल्ली में आम बात है। आप सब इस बात को कहीं ना कहीं देखते होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन 27 जुलाई की शाम यह एक आम शाम नहीं होती है। दिल्ली में फिर से बारिश होती है और वहां पर जल भराव होने लगता है और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जब जल भराव होता है तो वहीं पर लाइब्रेरी जो है -2 रूम में चलने लगती है। मतलब ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर नीचे का और उसके नीचे दूसरा जो तला होता है अंडरग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं उसे, अंडरग्राउंड 1, अंडरग्राउंड 2। तो अंडरग्राउंड 2 में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के मेन इलाके में जब चारों तरफ पानी भरा हो और अंडरग्राउंड 2 में लाइब्रेरी चल रही है तो फिर क्या हालत हो सकती है। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि जो सारा ऊपर का पानी था वो अंडरग्राउंड 2 रूम में जाने लगा, जहां पर 30 से 35 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और पानी की स्पीड इतनी थी जैसे कि कोई बहुत बड़ी नदी चल रही हो और स्टूडेंट बहुत मुश्किल से प्रयासों से बाहर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 स्टूडेंट, श्रेया यादव, तान्या सोनी एंड नेविन डाल्विन, ये 3 नहीं आ पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इन तीनों की डेथ हो जाती है। कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे मर्डर। Investigating the matter कि exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन 3 स्टूडेंट्स के डेथ में सिस्टम जिम्मेदार है और सिस्टम में आखिर आते कौन कौन है, इस पर बात करने से पहले आपको इस एक्सीडेंट की थोड़ी ब्रीफ नॉलेज होने चाहिए। तो 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश होती है और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर यूपीएससी का हब माना जाता है, जहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं,
और वो तैयारी करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ जो चलती हैं, वहाँ पर तेज बारिश होती है और बारिश के कारण पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में जल भरा हो जाता है। और उसी समय जब स्टूडेंट्स बेसमेंट 2 अंडरग्राउंड 2 रूम बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर 1 और अंडरग्राउंड फ्लोर 2, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के मेन इलाके से काफ़ी नीचे लाइब्रेरी चल रही थी और लाइब्रेरी में 25 से 30 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर का सारा पानी रहता है, वह सीवेज वहाँ पर जाम पड़ा हुआ है, इस वजह से पानी अपना रास्ता ढूंढने लगता है और वह जो पानी है वो बेसमेंट 2 रूम में काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नदी वहाँ पर टूट पड़ी हो और नदी में बाढ़ आ गया हो, ऐसी स्थिति बन गई थी। और इतने स्पीड से बेसमेंट 2 रूम में जो है पानी जाने लगता है और बहुत मुश्किल से उस 30 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कोशिश के बाद बहुत तीव्रता से बाहर निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन, ये तीनों स्टूडेंट्स बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और 10 से 15 मिनट में वो लाइब्रेरी फुल पानी से भर जाती है और इन तीनों स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। इन तीनों स्टूडेंट्स के डेथ होने के बाद जो बाकी उनके सहपाठी हैं, जो कलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़ा स्ट्राइक करते हैं और वो जानते हैं कि इनको ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद जब वहाँ के लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है कि जो आंदोलन है वो काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है, तो फिर पुलिस के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके इन छात्रों को तीतर बितर कर दिया जाए और स्ट्राइक जो है ना हो पाए। लेकिन ये कोई आम विद्यार्थी नहीं है, क्लास नर्सरी या क्लास 1-2 के ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। शायद यह वहाँ के नेताओं को पता नहीं था, तो वो कोशिश करते हैं इनको बरगलाने की, इमोशनली अपने स्पीच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इमोशनली स्पीच से इन पर कोई असर नहीं होता है। और जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। मैंने भी अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत से मालूम हुआ है जो कल राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में घटना हुई उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में दे दिया गया था और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि वो बेसमेंट या तो स्टोरेज के लिए यूज हो सकती है या पार्किंग के लिए। अब ऐसी दिल्ली में और भी कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनमें बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी या क्लासेस चल रही होंगी। उन सभी कोचिंग सेंटर्स पे जिन्होंने हमारे जो बायलॉज हैं एमसीडी के उनका उल्लंघन किया है उन पर एक्शन है। तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थी, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। इमोशनली स्पीच से इन पर कोई असर नहीं होता है और यह तीनों स्टूडेंट को 1-1 करोड़ रुपए का मांग देने के 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हैं और उसके साथ साथ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं।
जो कोचिंग सेंटर है राउस जो आईएएस है उसके मालिक को भी सजा देने की जो मांग करते हैं और उस पर टिके हुए हैं और लगातार अनशन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर सिस्टम की वजह से आपने सुना होगा कि सिस्टम की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। सिस्टम के फेलियर की वजह से आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक युवक की करंट लगने से पटेल नगर में डेथ हो गई थी। सिस्टम के फेलियर की वजह से मोरबी की घटना हुआ था। सिस्टम के फेलियर की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं और सिस्टम पर केस दायर करके जो मेन एक्यूज है उनको बरी कर दिया जाता है। तो आखिर बाकी इवेंट्स के सिस्टम के बारे में बात ना करके हम इस इवेंट के सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन दोषी हो सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, अगर आपको भी लगता है कि ये सिस्टम जो है इन्हीं लोगों से बनता है तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो गलती होती है उसमें सबसे मेन एक्यूज अगर बोला जाए तो जो लाइब्रेरी के ऑनर थे, जो बेसमेंट 2 में यह चला रहे थे, वह दोषी होते हैं। जाहिर सी बात है वो एक आम आदमी हो सकते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज हो सकते हैं या फिर अपर क्लास से, तो इन पर तो कार्रवाई जरूर होगी। तो सबसे पहले ये वहां पर सिस्टम का शुरुआत जो होता है वो यहाँ से होता है। उसके बाद सिस्टम में जो सेकंड नंबर के एक्यूज्ड है वो है उस कोचिंग, जितने भी ओल्ड दिल्ली के कोचिंग्स है वो कहीं ना कहीं आरोपी है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो उनको यह पता नहीं होता कि हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्योंकि आईएएस अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट का एग्जाम है और उसके बाद जो बच्चे हैं जैसा कोचिंग वाला बोलता है वैसा वैसा वो रहने लगते हैं। तो कोचिंग वाले को यह भी पता है कि बच्चे किन पीजीज में रहते हैं, किन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और क्या क्या हो सकता है, जबकि वो जो टीचर्स हैं वो इतने बड़े एथिकल बात करते हैं। कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो टीचर्स हैं एथिकल बात करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और जब उनके स्टूडेंट किस एरिया में रह रहे हैं उसके ध्यान भी नहीं देते। तो सेकंड नंबर का जो सिस्टम के आरोपी बनते हैं वो हमारे तरफ से दिल्ली के सभी कोचिंग्स और कोचिंग्स को चलाने वाले टीचर्स बनते हैं। थर्ड अगर हम बोले सिस्टम में आरोपी, तो जो एक्स एस्पिरेंट है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको यह पता है, क्योंकि जब नया स्टूडेंट्स आता है तो वो इन सब चीज़ों से अनअवेयर होता है और इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ने से कहीं ना कहीं डरता है, क्योंकि बहुत मोटी फीस लेकर के आता है। वो किसी भी कीमत पर आईएएस तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसलिए वह चुप रहता है। लेकिन जो यहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर दिल्ली से जो सेलेक्ट होकर चले गए हैं वो कभी भी मुड़ करके नहीं देखते यहाँ पर, और उनको कहीं ना कहीं खामोश रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जो सिस्टम को बदलने जाते हैं वो खुद जिस सिस्टम से निकले उसको सुधार नहीं पाते, तो दूसरे देश के सिस्टम को वो किस तरह से सुधार पाते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक्स एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हैं वो आवाज नहीं उठाते, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम इस तरह के हादसे के कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सफाई जो कर्मचारी है, जो फोर्थ नंबर के जो मेन एक्यूज्ड है, सफाई कर्मचारी जो वहां पर सीवर को जो साफ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात पता होगा कि अगर बारिश होती है तो हो सकता है फ्यूचर में जल भराव जो बेसमेंट में जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी भी अपने काम से, जो आप देखते होंगे कि पल्ला झाड़ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी 45 से 50 हजार रुपए लेते हैं, जितने तो एक टीचर या कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट वाले को नहीं मिलती। और इस वजह से आप देखते होंगे कि वो काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो चौथे नंबर का आरोपी है वो सफाई कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सीवर में जाम हुआ और इस वजह से पानी चले गया। तो आप देखते रहिए कि सिस्टम किस तरह से फैलता जाता है और इन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। सफाई कर्मचारी के बाद जो उस सफाई कर्मचारी के ठेकेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वही सफाई कर्मी को अपॉइंट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी ये पता होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि सफाई कर्मचारी को हो सकता है इतना नॉलेज ना हो, इतने टेक्निकल बातें उनको पता ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं जो है बात पता रहती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें एक्यूज्ड माना जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के बाद बात करते हैं कि AEJE जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं उसका इंस्पेक्शन करें। तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ये भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिना देखे, बिना साइट पर जाए फाइलों पर साइन कर देते हैं और अपना परसेंटेज वो ले लेते हैं, और उसके बाद ही इस तरह का हादसा होता है। तो AEJE भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं कि
जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरह से जिम्मेदार है। तो उस एरिया की पार्षद को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि पार्षद का काम ये होता ही नहीं है। जब आप देखे होंगे चुनाव आते हैं तो हमारा मेयर बनेगा करके सारी पार्टियां जो है एक दूसरे के लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। लेकिन जब यह चुनाव चला जाता है तो पार्षद भी कहाँ चले जाते हैं वो पता नहीं चलता, वो नदारद हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब उनको यह बात पता है कि 10 मिनट या 15 मिनट में बारिश हो जाती है दिल्ली में, फिर भी वो उस बात को अपने एमसीडी तक नहीं पहुंचाते और इस उनकी नाकामी की वजह से इस तरह से हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं पार्षद भी इसमें वहां उस एरिया का दोषी है। पार्षद के बाद अगर हम बात करें एमसीडी जो उससे एक स्टेप और बढ़े तो जो दिल्ली एमसीडी है, अगर पार्षद मान लो वहां का काम नहीं करता है तो दिल्ली की जो मेयर है और मेयर के साथ साथ जो भी आईएएस आईपीएस जो एमसीडी के अंडर में वर्क करते हैं उनको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा नीचे लेवल का ऑफिसर है जो पार्षद है वो काम नहीं कर रही तो एमसीडी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम पूरे दिल्ली को देखें कि कहाँ पर वायर है, कहाँ पर खुले वायर है, कहाँ पर पानी जो है भर रहा है, उसकी जानकारी ले। लेकिन दिल्ली एमसीडी भी नाकाम रही क्योंकि वो सब एक्टिव होते हैं चुनाव के समय ही। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी और दिल्ली एमसीडी के मेयर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पूरे दिल्ली को संभालना होता है और उनको ये सब इंस्पेक्शन कराना चाहिए बारिश आने के पहले कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो दिल्ली के मेयर भी कहीं ना कहीं दोषी है। उसके बाद हम एक लेवल और जाएं, स्टेट गवर्नमेंट टू लेवल 2, तो स्टेट गवर्नमेंट के उस एरिया के जो एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि इनको जानते होंगे कि लाख रुपए सैलरी मिलती है लेकिन एमएलए भी 5 साल में एक ही बार दिखते हैं चुनाव के पहले। उसके बाद आप देखते होंगे कि एमएलए क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब कोई नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं उस एरिया के एमएलए भी दोषी है। और एमएलए के बाद उस दिल्ली का स्वच्छता मंत्रालय जो दिल्ली को साफ सफाई का ध्यान रखता है वो कहीं ना कहीं दोषी, उसके मंत्री दोषी हैं। क्योंकि अगर एमएलए वहां का देख नहीं पा रहा है तो मंत्री को देखना चाहिए, मंत्री जी को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ जल भराव हो रहा है, कहाँ कहाँ जो है बारिश का पानी रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी ने भी नहीं देखा और वो भी एक मौन व्रतधारी बने रहते हैं जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, वैसे भी मंत्री जी भी मौन रहे और इस वजह से मौन की वजह से यह हादसा हुआ है। उसके बाद अगर मंत्री भी काम नहीं करते तो उनके ऊपर आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी वैसे तो बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हमने स्कूल बना दिया, हमने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन वो दिल्ली के जल भराव के सिस्टम को जो बेसिक परेशानी है उसको दूर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद हम बात करेंगे एक स्टेप और लेवल 3 का। अगर गवर्नमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्री के ऑफिस जो है दिल्ली में है। संसद भी आप देख सकते हैं कि नया संसद ही अपने लिए बनवा लेते हैं, लेकिन जो दिल्ली के स्टूडेंट्स है वो किस पीजी में रहते हैं उनके लिए कोई भी पीजी तो छोड़िए, उनके लिए रूल तक नहीं ले आ पाते हैं। आप 10 साल देख सकते हैं और 15वां साल जो नया गवर्नमेंट है उसका होने वाला है और पुराना गवर्नमेंट भी आप देख सकते हैं। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टूडेंट्स या आम आदमी के लिए ध्यान नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली के उस एरिया का एमपी जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखते होंगे कि एमपी का भी काम होता है। अगर मान लो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो फिर उससे बड़ा पावर जो एमपी को पास होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एमपी वहां साफ सफाई करा देता तो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले उसको आरोप लगाते या देशद्रोह का आरोप लगा देते कि तुम हमारे एरिया में आकर के क्यों काम कर रहे हो। तो सब के सब निकम्मे, आप देखते जाइए सिस्टम कितना फैला हुआ है। तो वहां उस एरिया के एमपी जिम्मेदार है। उसके बाद उस एरिया के या फिर पूरे भारत देश के जो स्वच्छता मंत्रालय, केंद्रीय स्वच्छता मंत्रालय, उनके मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि आपको पूरे देश का सफाई और साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। अगर देश का नहीं कर पाते तो कम से कम राजधानी के हर एरिया का आप साफ सफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर इतना भी आपको बस नहीं है, आप इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिल्ली के जो मेन एरियाज हैं वहां पर कम से कम जल भराव को रोकिए। लेकिन आप देख सकते हो कि हर बार बारिश आती है और हर बार जल भराव होता है, हर बार मीडिया में हम यही खबर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली के या फिर हमारे देश के केंद्रीय स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो इन सब को कंट्रोल करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनके अंडर सारा मंत्रालय आता है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखते होंगे ऐसे तो वो परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अब देख सकते हैं कि 3 डेथ हो गया, इन डेथ पर चर्चा वो नहीं कर पा रहे हैं। और आज तक देख सकते हैं कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं दूर देश में उनका ऑफिस है, उसी दिल्ली जो दिल्ली की नई दिल्ली जो राजधानी है वहां पर उनका ऑफिस है, उनका घर भी वहीं है। चाहे अपोजिशन के नेता हो चाहे रूलिंग पार्टी के नेता हो,
वो सब यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा भी नहीं है कि वो चैनल्स ना देख रहे हैं, तो उनको अभी तक खबर पहुंची नहीं पहुंची, एक ट्वीट नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से कंपनसेशन आया, ना ही परिवारों के लिए कोई फोन आया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौन धारण करके बैठे रहते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के ऑफिस हो, चाहे अपोजिशन पार्टी के ऑफिस हो, चाहे देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस हो, सारा का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गिने चुने लोग ही उनके पास जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है, जो डेथ हुआ है, वो आम स्टूडेंट नहीं है। हो सकता है कि कल के डेट में वो आईएएस बनते हैं और आईएएस बन के इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब आईएएस का मीटिंग्स होता है तो प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया जाता है। तो जब आप देख सकते हैं कि जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो प्रेसिडेंट हाउस में आपकी एंट्री होती है, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं तो प्रेसिडेंट, पीएम कोई भी आपके पास नहीं आता। तो आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस इवेंट के लिए जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं एक छोटे लेवल सफाई कर्मचारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरे लोगों से सिस्टम बनता है। तो हमारी कोशिश यह थी कि हम आपको बताएं कि आखिर ये सिस्टम बोल करके जो हम बात को टाल देते हैं, या मीडिया या फिर जो नेता है वो सिस्टम की जांच करेगी करके एसआईटी गठित कर देते हैं। तो सिस्टम में यह देखना होगा कि वो सफाई कर्मचारी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक किस किस को जिम्मेदार मानती है और किस किस पर कार्रवाई करती है। लेकिन आप जानते होंगे कि भारत का दुर्भाग्य है कि छोटे लोगों पर ही यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, बड़े लोग तो नाम भी नहीं आता। आपने देखा होगा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, एंड असिस्टेंट इंजीनियर को केवल सस्पेंड किया है। और उससे ऊपर आप जाते जाएंगे तो धीरे धीरे देखते जाएंगे कि जो कार्यवाही की जो कड़ाई है वो कम होते जाएगी और थोड़ा बहुत नोटिस जारी किया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों के आने के बाद भी जो कानून है वो बड़े बड़े व्यक्तियों, राव आईएएस के डायरेक्टर जैसे बड़े बड़े टीचरों के लिए अभी भी कमजोर है। तो हमारे देश के सरकार को इस तरह से करना चाहिए कि कानून जो है वो पैसों से ना खरीदा जाए, पैसों से ना चले। वो आम आदमी, चाहे अमीर आदमी, चाहे गरीब आदमी, जिस तरह से वोटर का पावर दिया गया है सबको समान, उसी तरह से के जो नया कानून लाया गया उसमें इस तरह से प्रोविजन किया जाना चाहिए कि उसमें पैसों का रौब कोई भी ना दिखा सके, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर आदमी हो, उसको सजा मिल सके। इस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन इसमें हो सकता है समय लग जाए। फिलहाल जो डेथ हुई है उनको सभी सरकारों, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों कहीं ना कहीं इस डेथ के पीछे दोषी है। तो इन तीनों को 1-1 करोड़ रुपए अपने अपनी तरफ से इन स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जिन कोचिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है उन कोचिंग पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए कि वो 1-1 करोड़ इन तीनों स्टूडेंट्स को दे। और तब कहीं जा करके उन फैमिली को कुछ राहत मिलेगी, और साथ ही साथ उनके जो परिवार है उनके सदस्य को एक नौकरी जरूर दें। क्योंकि हो सकता है ये तीनों स्टूडेंट आईएएस बनते तो लाइफ टाइम उनको अर्न करके देते, लेकिन आप एक समय का अगर कंपनसेशन भी देते हैं तो भी उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं, इस वजह से इन तीनों के फैमिली में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, और आगे से ऐसा ध्यान रखा जाए कि कोई भी अगर इस तरह से इवेंट होता है तो सिस्टम का नाम दे करके टाला ना जाए। इस सिस्टम जिन जिन व्यक्तियों से बनता है, चाहे वो 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, सबको कहीं ना कहीं दोषी करार दिया जाए और सबको कहीं ना कहीं कोर्ट में बुलाया जाए। चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर के देश के पीएम हो, सभी कहीं ना कहीं जवाब दे कि आपने अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाया। आगे से आप जिम्मेदारी निभाएं या फिर पद छोड़ दीजिए। एक बात और हम आपको बोलना चाहेंगे कि इन सबको चुनने वाली जनता, वो भी कहीं ना कहीं दोषी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन सरकारों को आप ही चुनते हैं। तो अगर ये सरकारें या फिर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से रूल्स बनाती, इस तरह से काम करती है, तब तो आप इनको चुनिए, अदरवाइज फैसला आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टॉप गलती कर रही है वो कहीं ना कहीं भारत देश की जनता भी है। तो जनता को भी जवाब देना चाहिए कि आपने ऐसी सरकार कैसे चुना है जो बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो आप देख सकते हैं सिस्टम सफाई कर्मचारी से लेकर के जनता तक जाती है। तो सबको बदलना होगा। सबको, अगर ऐसा इवेंट होता है तो सबको कोर्ट में जाना चाहिए और सबको यहाँ पर जवाबदेही देनी चाहिए। तब जाकर के जब ये सारे सिस्टम के लोग, सारे सिस्टम के एलिमेंट्स जब अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम करेंगे तो शायद इस तरह से घटना होने से हम रोक पाएँ और इस तरह से होनहार छात्रों और ह्यूमन रिसोर्स को हम भारत देश में बचा पाएँ। तो इसके लिए आप कोशिश करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।